स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, संविधान का आधार, संविधान का सार, सब कुछ प्रस्तावना है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या मायने हैं, पहले इन बिंदुओं को हम देखते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसकी शुरुआत हम भारत के लोगों से शुरू होती है। हम भारत के लोग, इसका अर्थ ये है कि भारत के जो लोग हैं उनके पास में अंतिम शक्ति है। ये लाइन दिखाती है कि ये संविधान भारत के लोगों ने बनाया है, भारत के लोगों ने स्वीकार किया है। और पूरी प्रस्तावना में भारत शब्द जो है वो 2 बार आया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार। हम भारत के लोग और भारत को, इस तरह से 2 बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। फिर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये है दोस्तों कि भारत के ऊपर कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं है। जैसे 1947 से पहले अंग्रेजों का राज था, अब भारत पूरी तरह आज़ाद है। आंतरिक और बाह्य पूर्ण रूप से भारत जो है एक स्वतंत्र देश है। कोई बाहरी ताकत नहीं है, ना ही कोई आंतरिक ऐसी ताकत है जो देश को बाध्य करें। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। समाजवादी, समाज में किसी प्रकार की कोई भेदभाव ना हो, कोई शोषण ना हो, समतामूलक समाज हो। पंथ निरपेक्ष, राज्य का अपना घोषित कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य धर्म विरोधी है, यानी सभी धर्मों को पनपने की आज़ादी है। सभी धर्म के लोगों को जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, धर्म आपका निजी मामला है। लोकतंत्रात्मक, ये शब्द ये दिखाता है प्रस्तावना में कि भारत में जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र 2 तरीके का होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। तो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। गणराज्य यानी हमारा देश का जो प्रमुख है यानी राष्ट्रपति, वह उसका पद वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, उसे कहते हैं गणतंत्र या गणराज्य। तो ये जो सर्वोच्च पद है प्रत्येक नागरिक के लिए रखा गया है, यानी कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा जिसको ये पद मिलेगा, तथा उसके समस्त नागरिकों को। इस प्रकार से ये जो संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, उद्देशिका है, इसको प्रीम्बल भी बोलते हैं, ये संविधान का सार है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें मिलेगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी उसके समस्त नागरिकों को क्या देने की घोषणा की जा रही है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख जो है प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कई बार एग्जाम आता है दोस्तों, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि किसी भी आधार पर, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, इसके आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में जो आर्थिक शोषण है वो नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीविकोपार्जन करने के जो बराबर अवसर हैं, अवसर की समानता वो मिलेगा। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि जितने भी सार्वजनिक जो पद हैं वो प्रत्येक नागरिक के लिए रहेंगे और बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर जो हैं उन पदों को प्राप्त करने का मिलेगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है दोस्तों। विचार मतलब आप किसी भी प्रकार के विचार रख सकते हो मन में, आप सोच सकते हो, चिंतन कर सकते हो, यानी आपको विचार की स्वतंत्रता है। फिर उनकी अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) में भी जो है वो स्वतंत्रता है दोस्तों, और वहाँ पर वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, आप अपने मूल्यों में विश्वास रख सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है, यानी ये एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष देश का आधार जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता का तात्पर्य समानता, कि प्रत्येक नागरिक को उसकी जो प्रतिष्ठा वो प्राप्त करने का समानता के साथ वो अधिकार हैं।
और अवसर की समानता, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने की समानता रहेगी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो हैं वो सामाजिक न्याय या फिर यूँ कहें कि समानता की बात कर रहा है, सामाजिक समानता की बात कर रहा है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। जो ये दोस्तों, ये जो शब्द पहले से अंडरलाइन है, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये ध्यान रखना मूल संविधान में नहीं थे, ये 3 शब्द बाद में आए थे, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी ये सब चीज़ें करते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सब देते हुए व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखना है और अंत में हमें देश की एकता यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी ध्यान देना है। सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, यानी जो देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली ऐसा भाईचारा हमें बनाना है, वो बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, यहाँ से पता चल रहा है कि संविधान को कौन जो है संबोधित कर रहा है, कौन बना रहा है। यहाँ पे आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी। अब तक दोस्तों ये पूछा जाता है भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, अब जो है विक्रम संवत में भी पूछा जा सकता है। तो मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकार किया जाता है, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी सौंपा जाता है। कौन सौंप रहा है? भारत की जनता खुद को ही सौंप रही है, खुद ने ही बनाया है और खुद ही उसको अधिनियमित कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, है ना। तो ये जो भी बातें हैं ये संविधान का आधार हैं, संविधान का सार हैं। तो ये सब बातें कही गई है दोस्तों। और विक्रम संवत 2006 की बात है, ये आने वाले एग्ज़ाम में, ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। 1949 बहुत पूछा जा चुका है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया है। विक्रम संवत 2006, विक्रम संवत 2008, विक्रम संवत 2010, विक्रम संवत 2012, इस तरीके से जो है वो प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। और इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर को जो है वो संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रीम्बल, ये क्या है? ये जनता की भावनाएं हैं, ये जनता की आकांक्षाएं। जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो जो जो मांगे थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, जो बातें थी कि देश में ऐसा होना चाहिए, उन सब बातों का जो सार है वो यहाँ पे प्रस्तावना में देखने को मिलता है। इसका आधार क्या है प्रस्तावना का? प्रस्तावना का आधार है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष, वो उद्देश्य प्रस्ताव इसका आधार है। स्रोत यूएसए का संविधान हम कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दुनिया का पहला देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान के साथ में प्रस्तावना भी रखी है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि 1919 के अधिनियम में भी जो है वो प्रस्तावना थी। 1935 में नहीं थी, लेकिन 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना थी। 1935 में जो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना थी वही जोड़ी गई है। तो दुनिया का पहला देश जिसके संविधान के साथ उन्होंने प्रस्तावना को भी रखा है, अमेरिका। प्रकृति कैसी है हमारे देश के जो संविधान की जो प्रस्तावना उसकी, वो वाद योग्य नहीं है दोस्तों, यानी अगर इसे लागू नहीं किया गया तो हम कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते हैं। फिर देखिए जब से ये प्रस्तावना लागू की गई हैं तो कोर्ट में ये एक बात आई है कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है। ये एक गंभीर मुद्दा उठा था, तो इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से वाद में क्या क्या निर्णय जो है कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं, संविधान सभा ने क्या माना था? क्या संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना? हाँ, संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था दोस्तों। क्या माना था? संविधान का अंग माना था। किसने? संविधान सभा ने। फिर इसके बाद में 1950 में A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद आता है, एक केस आता है जिसमें 1950 की बात है ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है और ये इसका भाग नहीं है। क्योंकि इसका भाग नहीं है अतः इसे हम लागू नहीं कर सकते हैं। तो पहले ही वाद में एक केस गया, केस में बहुत जरूरी नहीं दोस्तों कि प्रस्तावना को लेकर किसी ने कोई केस लगाया हो,
कई बार क्या होता है कि कोई वाद होता है, कोई केस होता है जिसमें वकील अपनी जो है तथ्य रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, संविधान का हवाला देते हैं। तो वो इस तरह से तथ्य रखते हैं कि प्रस्तावना में ये कहा गया है, ये बातें बोली गई है। तो कोर्ट के सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है कि संविधान में लिखा गया, प्रस्तावना में लिखा गया है, तो फिर वो अपने हिसाब से संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका के पास में है। वो अंतिम निर्णय करते हैं कि ये है या नहीं है, संविधान क्या अर्थ है इसका संविधान में। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये संविधान का भाग ही नहीं है। अगला फिर केस आता है बेरूवाड़ी यूनियनवाद। बेरूवाड़ी यूनियनवाद सन 1960 का है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा कि यह संविधान का भाग नहीं है। चूंकि संविधान का भाग नहीं है, तो जब भाग ही नहीं है तो न तो संसद इसमें कोई संशोधन कर सकती है, न इसे लागू किया जा सकता है। तो फिर इसके महत्व के ऊपर भी कोर्ट ने जो है टिप्पणी की और ये कहा कि इसका जो महत्व है वो ये है कि यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यानी की नोट हैं, जो जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया उनकी भावनाएं क्या थी, वो किस दिशा में देश को ले जाना चाह रहे हैं, वो बात हमें समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं हम लोग। लेकिन ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ये बेरूवाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में भी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1965 का ये वाद है, और ये कहा कि ये संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। तो अभी तक हमने देखा है दोस्तों, 1965 तक तो यही कहा जा रहा है, संविधान सभा ने माना था कि संविधान का अंग है, लेकिन उसके बाद न्यायपालिका ने ये कहा है कि ये संविधान का भाग नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सन 1967 का ये वाद है, और ये इंपॉर्टेंट वाद भी है दोस्तों, कई एग्जाम पूछा जाता है। 4 वाद जो हैं दिए जाते हैं सीक्वेंस में, पूछा जाता है कि इनको क्रम से जमाइएगा। और इस वाद में भी जो है वो कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जब भाग ही नहीं था अतः इसमें संशोधन भी नहीं कर सकती है संसद। तो चूंकि यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक गंभीर टकराव देखने को मिला, और व्यवस्थापिका भी थी, व्यवस्थापिका जो है वो हर तरीके से संशोधन करना चाह रही थी, लेकिन उस पर रोक लगा दिया कि आप नहीं कर सकते हो। फिर अगला केस जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद सन 1973 का है। पहली बार क्या होता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अधिकार है कि वह अपने ही पूर्व में दिए गए निर्णय को बदल सकता है। तो देखिएगा यहाँ बदला है, और ये अधिकार उन्हें देता है अनुच्छेद 137 ये अधिकार देता है कि सुप्रीम कोर्ट है जो अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को बदल सकता है। तो उन्होंने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को बदल दिया, क्योंकि पूर्व निर्णय क्या दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब पहली बार माना कि संविधान का भाग है। जब भाग है इसका मतलब व्यवस्थापिका इसमें संशोधन कर सकती है। ये प्रश्न उठा, तो उन्होंने कहा कि आप संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। मूल ढांचे का मतलब ये है कि संविधान कुछ बातों पर निर्भर करता है, कुछ बातें हैं जो मूल जड़ हैं संविधान की, आप उन्हें नहीं बदल सकते हो। जैसे हमारे देश का जो शासन व्यवस्था वो लोकतंत्र है, वयस्क मताधिकार, गणराज्य। और ये कहा कि मूल ढांचे में क्या होगा ये कौन बताएगा, उन्होंने कहा हम लोग बताएंगे, और ये आज नहीं बताएंगे, समय के साथ हम जो जो चीज़ें लगेगी वो मूल ढांचे में रखेंगे। तो आप जो है मूल ढांचे में जो है वो संशोधन नहीं कर सकते हो, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पे इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद को आप याद रखना, सन 1973 का। अब तक की सबसे बड़ी पीठ बैठी थी, 13 जजों की पीठ बैठी थी। सीकरी महोदय जो हैं वो चीफ जस्टिस थे, और इसमें ये निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और मूल ढांचे का प्रतिपादन भी इसी वाद में किया गया दोस्तों। फिर SR बोमई केस बनाम भारत संघ 1994 में ये केस आया, फिर से प्रस्तावना की बात उठी, और फिर कहा कि वही निर्णय जो पूर्व में दिया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो वर्तमान की क्या स्थिति, ये भी देख रहे थे। वर्तमान की स्थिति ये है दोस्तों कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि नहीं है, लेकिन 1973 वाला वाद आपको याद रखना, उससे पहले जो भी वाद आए हैं उनमें सब में नकारा गया कि ये भाग नहीं है, लेकिन बाद में मान लिया गया कि संविधान का ही हिस्सा है, संविधान का ही भाग है। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना के बारे में कथन कौन कौन से लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं प्रस्तावना के बारे में, वो हम देख लेते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, प्रस्तावना के बारे में कथन।
पंडित गोविंद दास ने क्या कहा, देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि उद्देशिका जो है वो आदि वाक्य और संविधान का की आधारशिला है। किसने कहा संविधान की आधारशिला, किसने बताई? गोविंद दास ने। वी एन गॉडगिल ने कहा कि उद्देशिका की तुलना प्राचीन नाटकों में के नांदी पाठ से की जा सकती है। इन्होंने जो है वो दार्शनिक व्याख्या की है दोस्तों, कोई ग्रंथ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो नांदी पाठ हैं उससे, यानी एक बहुत ही पवित्र चीज़ बताने की कोशिश इन्होंने की है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि प्रस्तावना को, इसमें आप कीवर्ड्स ध्यान रखिए, कुछ शब्दों को पकड़ लीजिएगा दोस्तों जहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हो। प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने बताया? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, इन्होंने क्या कहा था? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री, संविधान की राजनीतिक कुंडली, ये दोनों कथन जो हैं वो के एम मुंशी के हैं दोस्तों। और ये कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। राजनीतिक जन्मपत्री और राजनीतिक कुंडली दोनों के एम मुंशी ने कहा है। फिर देखिएगा डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने क्या कहा है? प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी है। संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी, ये किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। एन ए पालकीवाला, इन्होंने कहा है संविधान का परिचय पत्र, प से प मिला दीजिएगा। पालकीवाले ने क्या कहा? परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र किसने कहा? पालकीवाला ने। एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला ने सन 1967 में जो गोलकनाथवाद सुना था, चीफ जस्टिस थे उस समय, इन्होंने कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना को मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए उनका कथन रहा है। अब तक दोस्तों हमारे देश के जो संविधान, उसकी प्रस्तावना केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया है। कितनी बार? केवल एक बार। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 की धारा 2 के तहत, ये भी डीप है पॉइंट, ध्यान रखना। 42वां संविधान संशोधन तो बहुत सारे लोगों को पता, लेकिन उसकी धारा 2 के तहत 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसको याद रखने का इजी तरीका है दोस्तों, 3 SPA आप इजीली याद रख सकते हो। ये क्रम भी यही है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, SPA। ये शब्द जोड़े गए हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना पर विभिन्न क्रांतियों का प्रभाव है, जैसे अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, है ना, सोवियत संघ रूस की क्रांति। ये जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हैं, स्वतंत्रता है, ये सब जो है क्रांतियों का प्रभाव हमारे यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। संविधान सभा ने उद्देशिका के प्रारूप को संविधान के द्वितीय वाचन में, कब? ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द्वितीय वाचन के अंतिम दिन 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया। इसके प्रारूप को कब स्वीकार किया? प्रस्तावना के 17 अक्टूबर 1949 को, द्वितीय वाचन में। 3 वाचन हुए थे, जो दूसरा वाचन होता है उसमें। प्रस्तावना लागू कब होती है? प्रस्तावना के लागू होने की तिथि है दोस्तों संविधान के साथ ही है 26 जनवरी 1950। लेकिन ये जो अधिनियमित अंगीकृत वो आत्मार्पित है, वो 1949 की बात है, ठीक है ना। ये संविधान के साथ ही लागू होती है दोस्तों। प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना का महत्व देख लेते हैं बिंदुवार, कि एक तो संविधान के प्राधिकार का स्रोत पता चलता है कि संविधान के अनुसार अंतिम शक्ति किसके पास में है, तो अंतिम शक्ति है दोस्तों भारत की जनता के पास में। अगला बिंदु हमें ये पता चलता है कि राज्य का स्वरूप क्या है, ये हमें प्रस्तावना में पता चल जाता है कि लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है, यहाँ पर संप्रभु राज्य हमारा आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। समाजवादी राज्य है जहाँ किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं है, हालांकि मूल रूप से जो है वो समाजवादी शब्द नहीं था, बाद में जोड़ा गया है समाजवाद शब्द। पंथ निरपेक्ष, हालांकि ये शब्द भी बाद में जोड़ा गया है, लेकिन अनुच्छेद 25 से 28 के जो प्रावधान हैं वो इसको धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य का दर्जा देते हैं। गणराज्य, जिसका जो प्रधान है, प्रथम नागरिक हैं, वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, न कि वंशानुगत होगा। ये सब बातें जो हैं वो प्रस्तावना में क्लियर हो जाता है। संविधान का उद्देश्य क्या है?
जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय की स्थापना, ये सब बातें, एकता और अखंडता की बात करना, ये उद्देश्य हैं कि किस दिशा में ये संविधान लेके जाएगा हमारे देश को। तो सारे उद्देश्य जो हैं वो क्लियर होते हैं और संविधान को अंगीकार होने की तिथि भी पता चलती है 26 जनवरी 1949 को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों, ये जितने भी तथ्य हैं आप इन्हें देखें, और आप, मेरी एक सलाह है कि आप अपने नोट्स भी तैयार कीजिएगा। जो चीज़ आपको याद है वो नहीं लिखें, जो आपको याद नहीं है उन तथ्यों को विशेष रूप से ज़रूर लिखें, और एक बार देख लें, दूसरी बार वो चीज़ें लिखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, और राजनीति विज्ञान में जितनी भी आपकी जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से समाधान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका।